भाई साहब, मतलब क्या ही कहें, उसके उसको कुछ कह भी नहीं पाते और गुस्सा भी बहुत चढ़ता है। और आप सोच रहे होंगे कि जापान में अमेरिकन विलेज क्यों? ये तो भाई दुश्मन थे कि रोड पे चलता हुआ हर आदमी, हर पुलिस वाला आपसे पैसे मांगेगा। और अगली टिप, अगर आपको लगता है कि जापान बहुत सेफ है, हर चीज में देखो कुछ ना कुछ। आप लोगों को पता थी ये क्या है? और ये देखो, ये एक छोटी सी गली है और वो स्कैम ये है कि भाई वो जो लड़की बैठेगी आपके साथ, वो बुद्ध भगवान की ना बहुत मूर्तियां देखी है मैंने, लेकिन ये गलत जगह तो नहीं आ गया? ये क्यों हेलो बोल रहा है मुझे? वो चक्कर नहीं है, यहाँ इतने बड़े लेवल पे करप्शन है कि भाई बियर वगैरह लड़कियां आ जाती हैं, साथ में बैठ जाती हैं। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्रीकाल और सबको राम राम। मैं हूं आपका दोस्त मनोज मल्होत्रा और स्वागत है आपका जापान के दूसरे सबसे बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर ओसाका में। तो ओसाका में हमारा आज तीसरा दिन और हम निकले हैं ओसाका को घूमने। और सबसे पहले हम पहुंचे हैं ओसाका कास्टल पे, जो सबसे मेन अट्रैक्शन है ओसाका का। और मैं यहाँ पहुंच गया था बाय मेट्रो। जापान में बाय मेट्रो घूमना बहुत ही आसान है। आप गूगल करेंगे, डेस्टिनेशन डालेंगे, वो सब कुछ बता देगा, कौन सी ट्रेन लेनी है, कौन सी बस लेनी है, कैसे कहाँ जाना है। तो अब ये कोई मुश्किल नहीं हो गया, बस आपके फ़ोन में इंटरनेट होना चाहिए। और ओसाका जो है वो टोक्यो के बाद जापान का दूसरा बड़ा शहर है, मैंने आपको बताया, लेकिन टोक्यो से बिल्कुल अलग है। टोक्यो के शोर शराबे से बिल्कुल शांत है ये शहर। जो भी टूरिस्ट ओसाका आता है वो 90% ओसाका कासल जरूर आता है, क्योंकि ओसाका कासल कहानी है जापान की पावर, वॉर, बिट्रेल और एम्बिशियस की। और ओसाका कासल जापान के इतिहास के साथ साथ आज एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। और अगर कभी आ जाएं और बस करनी हो तो ये प्राइस है, बट मुझे नहीं लगा कि बस करना अभी ठीक है। मतलब ये बस जाती है और ट्रेन है, थोड़ा सा रूट है इसका इस तरह से। हमें जाना है यहाँ पर गेट पर, कासल देख के हम वापसी भी आ सकते हैं या गार्डन को देख सकते हैं। लेकिन गार्डन को देखने का फ़ायदा है जब होता है सकूरा सीज़न, यानी कि चेरी ब्लॉसम का टाइम। वो होता है मार्च एंड और अप्रैल में, तो तब ज़्यादा फ़ायदा है गार्डन को देखने का, क्योंकि यहाँ पर हज़ारों पेड़ लगे हुए हैं चेरी ब्लॉसम के। और ये है टिकट्स। और इसके अलावा भाई ये टिकट्स तो आपने देख ली, जापान की करेंसी आपको बता रखी है, जापानीज येन है, और एक भारतीय रुपये में मिलते हैं लगभग पौने 2 येन। और जापान में एक हफ्ता गुजारने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि कभी जापान आप आ जाएं तो बहुत सारा कैश अपने पास जरूर रखना, नहीं तो क्रेडिट कार्ड वगैरह के भरोसे कहीं ना कहीं फंस जाओगे। जैसे अभी मैं फंसा, मेरे को लगा क्रेडिट कार्ड मेरे पास है तो मैं कोई टिकट वगैरह परचेज कर लूँगा, लेकिन इन्होंने कहा नहीं भाई, आपको कैश ही चाहिए। और उसके अलावा मेट्रो ट्रेन को जब रिचार्ज किया, उसका कार्ड, जो सूखा कार्ड हमने लिया था टोक्यो से, उसको रिचार्ज करने के लिए भी कैश चाहिए था। और भी बहुत सी जगहों पे सिर्फ कैश चल रहा है, तो जापान कभी आए तो कैश इनफ रखना अपने पास। और ये है बाहर से सबसे पहला नज़ारा ओसाका कासल का। और ये जो खाई देख रहे हैं ना आप, कितनी बड़ी खाई है, चारों तरफ इसी तरह की खाई बनी हुई है ओसाका कासल के, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिलिट्री बेस हुआ करता था सन 16वीं और 17वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी 1583 ईस्वी में इसको तोयोतोमी हिदेयोशी ने बनवाया था, जो जापान को एकजुट करने वाले सबसे पावरफुल समुराई लीडर में से एक थे। और हिदेयोशी ने इस कासल को बनाया था अपनी ताकत और अथॉरिटी को दिखाने के लिए। और उस जमाने में ओसाका कासल जापान का सबसे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बेस था। लेकिन 1583 से लेकर आज तक ओसाका कासल मल्टीपल टाइम्स डिस्ट्रॉय हुआ, जिसमें मुख्य कारण थे वॉर और फायर। और इसके बाद जो आज मेन स्ट्रक्चर है वो रीबिल्ड हुआ 1931 में। लेकिन रीबिल्ड होने के बाद भी जो इसकी लुक है वो हिस्टोरिकल रखी गई। गेट देखो कितने भारी हैं, और कुछ हिस्सा पुराना भी है इसमें, कुछ हिस्सा नया जरूर होगा, कुछ पुराना भी है, लेकिन ये जब का भी बना हुआ है बहुत ही भारी बनाया है। अगर दोबारा भी रिकंस्ट्रक्ट किया है तो भी बहुत भारी कर रखा है। देखना ये घाट कितने बड़े बड़े लकड़ी के लगा दिए। और अगर नाइट में लाइट वगैरह देखने का शौक है, नाइट शोज देखने का शौक है लाइटिंग वाले, तो ओसाका कासल में होता है एक लाइटिंग शो जो होता है इधर। टिकट का प्राइस नहीं दिख रहा, लेकिन टिकट सेल होती है 4 बजे से रात के 9:15 बजे तक। टिकट का प्राइस उधर है 2000 अडल्ट का और 1000 येन है 1 से 12 साल के बच्चे तक का। और आपने सुना होगा कि जापान में बुजुर्ग लोग बहुत हैं, और ये बात सच है। यहाँ पर मैंने भी बहुत बुजुर्ग देखे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जापान में दुनिया में सबसे ज़्यादा उम्र तक लोग जीते हैं। जापान में एक एवरेज एज जो है वो आदमी की होती है 81 से 82 साल, और औरत की होती है 87 से 88 साल। ये एवरेज एज है। और उसकी सबसे बड़ी वजह है भाई इनका जो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल। कम खाते हैं, स्लो खाते हैं, ऑयल वगैरह बहुत कम खाते हैं,
हेल्दी डाइट लेते हैं, वेजिटेबल वगैरह ज़्यादा लेते हैं, राइस लेते हैं, फिश लेते हैं, उसकी वजह से इनकी जो एज है वो ज़्यादा रहती है। और इनकी लंबी उम्र होने की एक सबसे और बड़ी वजह पैदल चलना भी है। तो कम खाना, हेल्दी खाना और पैदल चलना, इसकी वजह से जापान के लोगों की उम्र दुनिया में सबसे ज़्यादा मानी जाती है। अच्छा, जापान की एक और बड़ी खासियत मैंने देखी, छोटी सी छोटी बात के भी साइन बोर्ड लगे होंगे जापान में। और हमारे सामने है खूबसूरत ओसाका कासल का मेन दरबार। कासल में अंदर जाने की टिकट लेनी है हमने, जो लगेगी 1200 येन। और हर चीज़ के लिए मशीन बना रखी है। देखो, मैंने पहली भी वीडियो में आपको बताया, हर चीज़ की मशीन है इनके पास। हाँ, उसके अलावा भी काम चल जाता है, लेकिन मशीन ज़रूर होगी हर चीज़ की। और यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए कम है टिकट। टिकट आ गई। और ये देखो, इधर मैंने कहा था ना कि अगर मशीन से नहीं होगा काम, तो इधर बंदे भी बैठे हैं जो टिकट दे देंगे। लो भाई, नो फोटोग्राफ नो वीडियो। कासल के 3rd और 4th फ्लोर पर नो फोटोग्राफी है भाई। तो आगे देखते हैं, तो जो होगा वो मैं आपको बता दूंगा। 8 फ्लोर का कासल है ये, 8 फ्लोर है। और यहाँ पर ना जापान में ग्राउंड को फर्स्ट फ्लोर गिनते हैं। हमारे वहाँ ग्राउंड कहते हैं, यहाँ पर फर्स्ट ही कहते हैं ग्राउंड को। तो अगर कभी आप आए यहाँ पर और ये कहीं 2nd फ्लोर पे चले जाओ, तो हमारे इंडिया के हिसाब से वो फर्स्ट फ्लोर होगा। सबसे पहले दिखा रहे हैं भाई यहाँ पर एक मूवी जो जापानीज में है, तो हमें समझ आएगी नहीं। चलते हैं आगे, चलते हैं 2nd फ्लोर पर। 3rd और 4th पर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। सो ये एक पेयर है जो फिश जैसा दिखने वाला, और एक है टाइगर। तो इसका नाम है शाची गवारा। ये रूफ टाइल थी जब ये बना था हिदेयोशी तोयोतोमी द्वारा, और ये फिर उसके बाद रिस्टोर किया गया 1931 में, मैंने आपको बताया। और ये जो है वो रेप्लिका है। ऊपर जो लगा हुआ है किले के, वो अभी भी टाइलों के द्वारा ऊपर लगा हुआ है। और ड्रैगन, डॉल्फिन, किस तरह की अलग अलग चीज़ बना दिया। और सुपरस्टिशन भी बहुत है यहाँ के जापान के लोग, बहुत ज़्यादा। तो इसमें भी कुछ ना कुछ सुपरस्टिशन एंगल ज़रूर होगा। यहाँ पर फोटोग्राफी हो रही है सामुराई वगैरह बन के। 3rd और 4th पे वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी, हम आ गए हैं 5th पे, यहाँ पर अलाउ है। बस कोई बहुत कुछ खास है नहीं देखने दुखने लायक। तो अगर कासल को स्किप करना हो तो कर सकते हैं, अंदर के लिए। बाहर से देखना हो तो आगे बाहर से कुछ देर के लिए देख सकते हैं। अब जहाँ पर ये वीडियोस चल रही हैं, तो मैं जहाँ भी देख रहा हूँ ज़्यादातर जापानीज़ में ही, अभी हो सकता है इंग्लिश भी चलती हो बीच बीच में, बट जापानीज़ है। और थोड़ी सी हिस्ट्री बता रहे हैं जो उन्होंने बनाया था तोयोतोमी ने ये किला, और वो थे जापान को रीयूनियन करने वाले। 16वीं शताब्दी में जापान में बहुत सारे राजा, क्लैन वगैरह हुआ करते थे। उन्होंने उनको एकजुट किया, जो मान गए ठीक है, जो नहीं माने उनसे लड़ाई करके जीत लिया उनको। जैसा इतिहास में सब जगह होता है, ऐसे ही इन्होंने रीयूनिफिकेशन किया। तोयोतोमी हिदेयोशी का खुद का जन्म हुआ था 1537 में, और फिर उनकी डेथ हुई 1598 में। जैसा इतिहास में सब जगह होता है कि उनके काउंसिल के एक मेंबर ने, जो सबसे पावरफुल मेंबर था उस वक्त, सीज किया, हमला किया और पावर को अपने हाथ में ले लिया। और उस मेंबर का नाम था टोकुगावा लियाशु। और ऊपर जाने के लिए सिर्फ सीढ़ियाँ नहीं है, लिफ्ट भी है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं। हर बात में ऑर्गेनाइज देख लो कितने है। राउट लिखा हुआ है कि इस तरफ चलें। यहाँ पर ऐसे ही थोड़ी सी स्टोरियाँ बनाई गई हैं। पुराने टाइम में जो होता था, कैसे चाय पार्टी होती थी, कैसे आते थे राजा वगैरह, उस टाइम की बड़ी सिटी स्टाइल में लिखी हुई है। और नेक्स्ट हम आ गए हैं 8th फ्लोर पर, और जो है मेनली एक ऑब्जर्वेशन डेक। यहाँ से दिखेगा वेस्ट ओसाका। ये है भाई नॉर्थ साइड। एट्थ फ्लोर पर आकर पैसा वसूल है। बहुत ही खूबसूरत व्यू दिख रहा है, पीछे पहाड़ दिख रहे हैं, बीच में शहर दिख रहा है, और नीचे ये जो पेड़ है, जब सीजन होता होगा चेरी ब्लॉसम का, तो बहुत ही सुंदर लगते होंगे। अगर आप आएँ चेरी ब्लॉसम में, तो फिर ओसाका कासल जरूर आना। और ये ऑब्जर्वेशन जो डेक है, यहाँ से नीचे का नज़ारा पिंक हो जाता होगा उस टाइम पर। मुझे इस ऑब्जर्वेशन डेक पे एक चीज़ सबसे बढ़िया दिखी है भाई, कि यहाँ से जो व्यू है वो क्लियर है, मतलब कोई ग्लास वगैरह नहीं लगा रखा बीच में। और एक्सीडेंट के लिए जालियाँ लगा रखी हैं। देखो, यहाँ भी टेक्नोलॉजी बना रखी है इन्होंने, यहाँ पे जाली लगा दी। अगर फ़ोन भी गिरेगा तो कहीं जाएगा नहीं, और आदमी तो कहीं निकल ही नहीं सकता जाके। अगर कहीं और जाओ ना, तो कैमरा तो दिखा ही नहीं पाता व्यू को, या तो मिरर में से जो है वो शेडो आ रही होती है, और खुद से देख पाते हैं वो भी चीज़ें धुंधली दिखती हैं। लेकिन यहाँ सब कुछ क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है।
एक और अपडेट, अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सीढ़ी चढ़ने उतरने में, आपके पास व्हील चेयर एक्सेस ना हो, तो ओसाका कासल आना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि लिफ्ट है लेकिन उनके लिए जो स्पेशल परमिशन लेके चल रही हैं, तो हल्की फुल्की दर्द के लिए लिफ्ट भाई यूज़ करना अलाउ नहीं है। तो 8 फ्लोर ऊपर चढ़ना पड़ेगा और 8 फ्लोर नीचे आना पड़ेगा ध्यान से। तो हमने देखा ओसाका कासल को, और 2 अपडेट जो मैंने आपको बताई, एक तो यहाँ आने के लिए चेरी ब्लॉसम का टाइम जो है वो बेस्ट रहेगा, और दूसरा अगर आपको सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में कोई प्रॉब्लम है तो ऊपर मत जाना, बाहर से ही जो है वो ओसाका कासल को देख लेंगे। और अपने दिल की बात बताऊं, बहुत कुछ खास नहीं लगा। एक तो देखो ये डिस्ट्रॉय होता रहा कासल ना, अंदर सब कुछ नया है। उसके अलावा जब मैं ऐसी जगह पे जाता हूँ तो मुझे अपना इतिहास याद आता है कि इंडिया में इतना इतिहास है, इतनी चीज़ें हैं कि यार कहीं और आते हैं ना तो नहीं इतना अच्छा लगता है यार, लगता है तो कुछ भी नहीं है। हमारे वहाँ तो बहुत कुछ है ऐसा ना, किले वगैरह भी बहुत है हमारे वहाँ है ना, लेकिन हमारा जो टूरिज़्म है वो उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा। मैं बहुत सी वीडियो में बार बार कहता हूँ कि भाई सेफ्टी टूरिस्ट की, और उसके अलावा भैया गंदगी जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखो दुनिया में हमारे को लोग गंदा कहते हैं यार, बड़ी शर्म आती है कसम से। आप लोग जो बाहर नहीं आए, ठीक है, वो इस बात को समझो कि जब बाहर जो बेचारा जाता है ना, उसको उसकी वजह से जो गंद मचाता है बहुत ज़्यादा प्रताड़ना सहनी पड़ती है। मतलब सामने वाला जब ये कहता है ना इंडिया वेरी डर्टी, भाई साहब मतलब क्या ही कहें, उसके उसको कुछ कह भी नहीं पाते और गुस्सा भी बहुत चढ़ता है। तो यार प्लीज़, इसके अलावा अगर हम साफ़ सफाई रखेंगे और टूरिस्ट का ध्यान रखेंगे, क्राइम वगैरह उनके साथ कुछ भी नहीं होने देंगे, वही सबका काम चलेगा। कासल के मेन एंट्री गेट के सामने यह एक टेम्पल जो है एक शिंटो टेम्पल। आपको मैंने पहले भी बताया कि जापान में 2 मुख्य धर्म है, एक है बुद्धिज़्म और एक है शिंटो। शिंटो धर्म वाले यहाँ पे अपने मंदिर को श्राइन कहते हैं और बुद्धिज़्म वाले कहते हैं टेम्पल। और ये जो गेट है इसको कहते हैं तोरी गेट, और टेम्पल है अभी अंदर से बंद। और इस पवित्र शिंटो टेम्पल से अब चलते हैं आगे ओसाका की कुछ और जगहों को देखने। और ये बस नहीं की भाई, सही पैसे बचा लिए, क्योंकि अगर गार्डन में नहीं घूमना तो इस बस का कोई फायदा नहीं है। और गार्डन में घूमने का फायदा है चेरी ब्लॉसम के टाइम पे। ये देखो ये चेरी ब्लॉसम के पेड़ हैं, सब गंजे बने हैं इस वक्त, और ये ठंड का टाइम है यहाँ पर जो दिसंबर से मार्च तक रहता है। और चेरी ब्लॉसम का सीजन स्टार्ट होता है मार्च में, और अप्रैल में चेरी ब्लॉसम के फूलों से पूरा जापान गुलाबी हो जाता है। और आगे की जगहों पर हम जाएंगे बाय मेट्रो, और मेट्रो का सिस्टम मैंने पहले वीडियो में आपको दिखा दिया है, शायद बार बार दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मेट्रो है ड्राइवर लेस। तो ओसाका में नेक्स्ट हम पहुंचे हैं शिनसाई बाशी, और बाहर निकलते ही ऐसा लग रहा है जैसे हम पेरिस में आ गए हूँ। पेरिस की शांज़ेलिज़े भी ऐसी है, लंदन में भी कुछ ऐसी ही जगहें हैं, और यूएस में भी कुछ ऐसी हैं, बिल्डिंगें भी ऐसी ही हैं लंदन यूएस जैसी। और पेरिस जैसा ये रोड लगा मुझे, वो इसलिए भी लगा कि देखो सारे बड़े बड़े ब्रांड्स के जो शोरूम हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं। हम उधर कार्टियर दिख रहा है थोड़ा सा दूर, इस तरफ भी कुछ शोरूम है बड़े बड़े, हुब्लो दिख रहा है वहाँ, आगे एलवी भी दिख रहा है, पराडा भी दिख रहा है। तो जितने बड़े बड़े शोरूम हैं वो इस एरिया में है। पुलिस बढ़िया है, एक नंबर है, चालान वालान काटने के लिए घूमती रहती है, लेकिन कोई हथियार नहीं देखा मैंने पुलिस के पास कहीं भी। और कई कई जगह साइकिल पे भी होती है पुलिस, तो ना कोई हथियार है कुछ नहीं है, और लोग भी यार बढ़िया है यहाँ के। देखो जापान की एक और बहुत बढ़िया बात बताता हूँ मैं आपको। ये देख लिया आपने हाई एंड स्ट्रीट, कार्टियर, लुई विटॉन, पराडा, और यहाँ से 20-30 मीटर अंदर जाते ही जापान और ओसाका के लोकल स्ट्रीट फैशन का अड्डा आ जाता है, जिसको यहाँ कहते हैं अमेरिकन विलेज। ये देखो बिल्कुल 30 मीटर भी नहीं होगा, वहां पर रोड है, डनहिल दिख रहा है, और इधर पटरी पे सामान बिक रहा है। और आप सोच रहे होंगे कि जापान में अमेरिकन विलेज क्यों, ये तो भाई दुश्मन थे है ना, और जापान में अमेरिका के परमाणु की वजह से लाखों लोग मारे गए थे, ठीक है, लेकिन फिर भी देखो ये लोग दुश्मनियां छोड़ के आगे बढ़ गए हैं, और क्या बना दिया है इन लोगों ने, और कहाँ तक इन लोगों ने तरक्की किया है ये दुनिया देख ही रही है। अब इस जगह का अमेरिकन विलेज नाम क्यों पड़ा ये भी जानना पड़ेगा। एक्चुअली ये बात है 1970 की। 1970 में इस जगह पर पुराने अमेरिकन कपड़े और रिकॉर्ड्स वगैरह बिकते थे, तो इस वजह से इस जगह का नाम पड़ गया अमेरिकन विलेज। और आज ये जापान और ओसाका के स्ट्रीट फैशन का अड्डा है। यहाँ पर हाराजुकु जो फैशन मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ भी पहनो, कुछ मर्जी हो वो पहनो, ये देखो कुछ भी पहनो वो चलता है, इसको कहते हैं हाराजुकु।
कोई मतलब फेरी टेल बनी होगी, कोई विंटेज कपड़े पहना दिखेगा, कोई हिप हॉप और कोई एनीमे मिक्स स्टाइल में दिख सकता है। और अगली टिप, अगर आपको लगता है कि जापान बहुत सेफ है तो हाँ, जापान सेफ है, लेकिन कॉमन सेंस बहुत ज़रूरी है। कहीं भी अंधेरे वगैरह में बहुत ध्यान से जाना है और बिल्कुल आंखें बंद करके नहीं चलना कि यार बिल्कुल सेफ है तो ठीक है। तो कहीं भी पूरी दुनिया में आपको लगे जी वो कंट्री सेफ है, कोई भी कंट्री सेफ नहीं है। कॉमन सेंस बहुत ज़रूरी है। जापान में ये पुरानी चीज़ें बिकने का बहुत फैशन है आज भी। अभी भी देखो ये पुराना ही लग रहा है मुझे, तो पुराने कपड़े बिक रहे हैं अभी भी, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो पुरानी बिकती हैं। पहले भी मैंने टोक्यो में भी एक दो जगह देखा था और आपको दिखाया भी था कि बहुत चीज़ें यहाँ पर ओल्ड बिक रही हैं। सब स्वेटर वगैरह पुराने ही लग रहे हैं। भाई स्नोफॉल होने लग गया। जापान में जब मैं लास्ट टाइम आया था ना, तो टोक्यो में भी ऐसा ही वेदर था। कब धूप निकल जाती थी, कब बारिश आ जाती थी और कब बर्फ़ पड़ जाती थी पता नहीं। अब यहाँ भी सुबह बहुत अच्छी धूप थी और अब बर्फ़ पड़ने लग गई है। गिटार सुंदर थे और जगह भी सुंदर थी। और देख लो इधर बड़े बड़े शोरूम और सामने वाली गली में आज भी बिक रहे हैं पुराने कपड़े। और अमेरिका का ऑथेंटिफिकेशन देने के लिए ना, उन्होंने देख लो स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी गली में बिल्कुल सामने वाली बिल्डिंग के ऊपर लगा रखा है। और नेक्स्ट हम पहुंचे हैं शिनसाइबाशी सुजी शॉपिंग स्ट्रीट पर, जो कि बहुत ही फेमस है ओसाका में और बिल्कुल पास में ही थी जिस जगह पे हम थे अमेरिकन विलेज के, उसके सामने ही। चलिए घूमते हैं ओसाका की इस फेमस जगह को भी। और जापान के लिए अगली टिप कि जापान में जब आप आएंगे तो पैदल बहुत चलना पड़ेगा, तो शूज़ जो हैं वो कंफर्टेबल हो आपके और थोड़ी सी चलने की प्रैक्टिस कर लेना। और मेरी जापान में सबसे फेवरेट जगह है इस तरह के स्टोर्स। भैया ऐसा ऐसा सामान मिलता है ना, मतलब कि अगर टूथपेस्ट की भी वैरायटी देखोगे तो भी 10 तरह के मिलेंगे। जापान जापानी है, हर चीज में देखो कुछ ना कुछ अलग वैरायटी मिलेगी। ये देखना, इस तरह का ब्रश देखा है कभी? पता नहीं, ये वाला तो देखा है। देखो, ये देखो, हर चीज में वैरायटी है। आदमी इतना कंफ्यूज हो जाता है ना कि एक ब्रश भी लेना हो ना तो भी भाई आधा घंटा सोचे कि कौन सा लूँ यार। ले लिया वहां से एक टूथब्रश। और ये देखो ऐसे ऐसे स्टोर है यहाँ पर, बहुत अलग चीजें मिलती हैं। ये देख लो, एक और छोटे से स्टोर में मैं घुस गया था ऐसे ही। मुझे लेने थे ग्लव्स क्योंकि बाहर हो रही है भाई बहुत ठंड। और यहाँ पर देख लो नेल कटर की कितनी वैरायटीज है। नॉर्मल स्टोर है भी, लोकल ब्रांड्स के साथ साथ पूरे हाई एंड ब्रांड भी हैं यहाँ पर। देख लो पूरी हाई एंड शॉपिंग स्ट्रीट है अंदर भी।
बाहर तो थे हाई एंड ब्रांड, अंदर भी सारे हाई एंड शोरूम है, गुची, पराडा, हर शोरूम है अंदर भी। और छोटी छोटी दुकानों में कितनी वैरायटी मिल सकती है ना। अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना हो तो ये हेयर ड्रायर को ही देख लो, कितनी वैरायटीज है यहाँ हेयर ड्रायर की। ये देखो, एक तो मुझे समझ ही नहीं आती आधी चीजें तो है क्या। व्हाट इज दिस मैडम? लिफ्ट अप, ओके भाई, लिफ्ट अप है। ये क्या है बीमारी, पता नहीं। आप लोगों को पता थी ये क्या है? मेरे को इतना घूमने के बाद ही नहीं पता क्या है ये। और इधर ये इलेक्ट्रॉनिक ब्रशेस की वैरायटी देख लो। तो अब जापान के लिए अगली एक और टिप ले लो कि अगर आपको शॉपिंग का शौक है और कुछ समय में आप सोच रहे हो कि जापान आपको घूमना है, तो भाई जापान तो समझ लो खाली बैग लेके आना। और महंगे सस्ते का मुझे नहीं पता भाई, लेकिन वैरायटी बहुत मिल जाएगी और बहुत कुछ महंगी भी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स की वैरायटी तो सस्ती मिलेगी और अलग ही चीज़ें मिलेंगी यार, मज़ा आ जाएगा देख के शॉपिंग करके। तो जापान आओ तो एक दिन शॉपिंग के लिए अलग से रखना। और ये शूज़ देख लो, होका के शूज़ ना बहुत जगह मैंने देखे हैं, लेकिन यहाँ कुछ अलग ही शक्ल के दिख रहे हैं, अलग ही वैरायटी है। देखना ये मॉडल अलग है, कलर सब कुछ अलग है। नेक्स्ट हम पहुंचे हैं ओसाका की मोस्ट फोटोग्राफ्ड लोकेशन पर, जिसको दूर से देखने में टाइम स्क्वायर की झलक लगती है। और ये जो आप फोटो देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं ग्लिको रनिंग मैन। और ये सबसे फेमस स्पॉट है फोटोग्राफी के लिए ओसाका में। कितनी दुनिया यहाँ पर फोटो क्लिक करा रही होगी। जो भी ओसाका आता है वो यहाँ जरूर आता है, अगर उसे पता हो तो। वैसे तो घूमते फिरते वो पहुंच ही जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि उन्हें पता लग जाता है कि कुछ ना कुछ भाई यहाँ खास है। और खास में ये ग्लिको रनिंग मैन है जो 1935 से यहाँ पर दौड़ते हुए लाइन को क्रॉस कर रहा है। यानी कि ऐसे दिखाया है कि जैसे एक रनर रनिंग जो लाइन है उसको क्रॉस कर रहा है, फिनिश लाइन को क्रॉस कर रहा है और हाथ अपने ऊपर उठा रहा है। और ये सबसे पहले लगी थी 1935 में यहाँ पर, उसके बाद चेंज होती रही, लेकिन अभी 2014 से ये सेम फोटो यहाँ पर है। और इसके आसपास का एरिया देखो, थोड़ा थोड़ा न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर जैसा लगता है। और नीचे आप जो ये रिवर देख रहे हैं, ये एक नेचुरल रिवर है और यहाँ से चलते हैं बोट टूर। शॉपिंग स्ट्रीट से थोड़ा सा आगे निकलते ही एक बहुत ही हैपनिंग सा रोड आ गया है। और ये देखो, ये एक छोटी सी गली है लेकिन कितनी सुंदर है और बड़ी जापानी स्टाइल की है, बड़ी ऑथेंटिक सी बना रखी है गली। तो ये इनका चांदनी चौक है समझ लो यार। यहाँ की शांति अलग ही है जापान की। देखो पहले तो ये देख लेते हैं, बुद्धा जी हैं गली में और स्वास्तिक का निशान। दूसरा मैं कर रहा था शांति की बात। एक गली अंदर हूँ मैं बस, और एक गली में कितना फर्क है शांति में। उधर बाहर इतना भीड़ भाड़ है, शोर शराबा है, लेकिन अंदर बिल्कुल शांति है, बिल्कुल शांति। और ये एक आ गया मंदिर यहाँ पर, और ये यहाँ का ओल्ड टाउन है जो लगभग 400 साल पुराना है। ये गलियाँ देख रहे हो जैसे यूरोप की गलियाँ होती है ना, उस तरह की हैं। तो ये एक बुद्धिस्ट टेम्पल है। और हम गए थे टोक्यो में, तो ये जो धुआं होता है इसको लोग अपने ऊपर लेते हैं पवित्रता के लिए, गुड लक के लिए, गुड हेल्थ के लिए। और उधर है बुद्ध भगवान की मूर्ति। बुद्ध भगवान की ना बहुत मूर्तियाँ देखी हैं मैंने, लेकिन ये कुछ अलग ही देखी है। ये पूरे ग्रीन ग्रास में कवर है और लोग पानी डाल रहे हैं यहाँ पर। मैंने पूछा कि भाई पानी क्यों डाल रहे हैं, तो कह रहे हैं भाई गुड बिजनेस और ट्रैवल के लिए हम यहाँ पर पानी चढ़ाते हैं। हम भी यहाँ पर धूपबत्ती लगा देते हैं, ईश्वर सबकी मनोकामना पूरी करे। लो भाई, ये तो जापान ओसाका के हाल है। एक गली बाहर भीड़ भड़का होता है और एक गली देखो इतनी अंधेरी और इतनी शांत होती है। कहीं घुस जाओगे एक गली अंदर तो पता ही लगेगा कि बाहर इतनी रौनक वाली गली थी। ऐसे घुसा मैं किसी और गली में, फिर दोबारा अंधेरे में पहुंच गया। ये मशीनें देख लो, मैंने पहले भी बताया था लगभग 50 लाख मशीनें हैं पूरे जापान में इस तरह की। और अंधेरी गलियों से निकलकर हम पहुंच गए हैं कुरोमन मार्केट, जो ओसाका की 190 साल से भी पुरानी मार्केट है। और इसको ओसाका का किचन भी कहते हैं। यहाँ पर मिलता है ट्रेडिशनल जापानीज फूड लाइक दिस। ये बहुत ही एक फेमस मार्केट है। भीड़ हालांकि आज कोई ज़्यादा नहीं लग रही, लेकिन यहाँ पर टूरिस्ट और लोकल
दोनों ही आते हैं। और भीड़ कितनी भी कम हो, जो फेमस जगहें होती हैं ना, या ईश्वर जिनको देता है उनके यहाँ ऐसी लाइन लगी होती है पूरी मार्केट में। शायद अभी तो यहीं मैंने ऐसी लाइन देखी है कि रेस्टोरेंट के बाहर, अंदर कोई ऑथेंटिक सा रेस्टोरेंट लग रहा है, पुराना नोट वगैरह लगे हुए हैं, यहीं बैठ के खाते हैं यार कुछ। वहाँ तो बीफ और पोर्क के अलावा कुछ था ही नहीं। और देख लो, वेजिटेरियन बनने की कोशिश तो करता हूँ मैं, लेकिन सर्वाइवल चिकन के साथ भी नहीं हो पाता कई जगह तो। यार अभी 6:30 होने को है बस, और मार्केट क्लोज होने लग गई है। कुछ और भी रेस्टोरेंट आगे, लेकिन इससे अच्छा तो पीछे ही थे रेस्टोरेंट। थोड़ी सी भाई नाम की फेमस रह गई, मुझे लग रहा है ओल्ड है इसलिए। यहाँ पर भाई कुछ फिश वगैरह का इंतजाम है, चलो यहाँ कुछ खा लेते हैं। अब आए हैं बिल्कुल ही ऑथेंटिक जगह पे, सोच के कि भाई जापानीज ऑथेंटिक जगह पे जा रहे हैं तो कुछ खा लेते हैं। भाई ये क्या हो गया भाई, गलत जगह तो नहीं आ गया? ये क्यों हेलो बोल रहा है मुझे? भाई जापान में ये भी बहुत चक्कर है, कुछ जगह ऐसे रेस्टोरेंट होते हैं, ये तो नहीं लग रहा, बियर वगैरह लड़कियां आ जाती हैं साथ में बैठ जाती हैं, और बस फिर वो स्कैम जो है वो पूरी दुनिया में होता है। और वो स्कैम ये है कि भाई वो जो लड़की बैठेगी आपके साथ, वो कहेगी यार मुझे एक बियर पिला दे, एक ड्रिंक पिला दे। बंदा कई बार जोश में आ जाता है, सोचता है चल यार मैंने 500 की ड्रिंक पी है तो मैं भी इसे भी बोल देता हूँ। तो कहता है यार 500 की ड्रिंक किसको भी दे दो। बोले ये तो नहीं बोलते 500 की दे दो, कहते हैं ठीक है जी एक ड्रिंक किसे भी दे दो। और उस ड्रिंक का बिल जो आता है वो आता है 5,000, हो सकता है 10 भी आ जाए, हो सकता है 25 से 50 जो मर्जी आ जाए, वो उनके मन पे है कि आपको कितना छीलना है। तो ये वाला काम जो है वो जापान में भी होता है। कभी आ जाएं तो ध्यान से थोड़ा सा अपनी गट फीलिंग पे विश्वास करना, ऐसा लगे कि यार कुछ ठीक नहीं लग रहा, आउट। भाई बेसिकली ये सी फूड रेस्टोरेंट है एक, और हमने ऑर्डर किए राइस और ये फिश ईल। अब ये जो है बाउल, ये 800 भारतीय रुपए का, यहाँ के लगभग 1350 येन का। अब फेमस जगहों पे कई बार ऐसा भी हो जाता है कि खाना भी अच्छा ना मिले और पैसे भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना। रेस्टोरेंट ये पास है क्योंकि फैमिली भी आ गई, और देखो फैमिली भी उस वाली टेबल पे बैठी है जैसे बास टाइप टेबल होती है। ये देखो इसको चढ़ गई बाइक में, बहुत शोर मचा रही है। ऐसा नहीं है शोर नहीं मचाते, मचाते हैं, लेकिन ठीक है मजे करने चाहिए यार। अगला पी खा रहा है तो मजे भी करेगा, करने भी चाहिए थोड़े बहुत मजे। बिल्कुल ही रोबोट बंदा ठीक नहीं है। और एक और टिप आज के लिए, वो है ये वसाबी। जापान आ जाए ना, ये वसाबी जरूर टेस्ट करना। और भी होती होगी कहीं पर, मैंने यहीं ज़्यादा टेस्ट की है भाई, मज़ा आ गया। इसकी ना वो आते थे टोंग गार्डन की वसाबी, वो आने लगी थी ना मटर सी, वो तो खाई थी, लेकिन ये ओरिजिनल सॉस है वसाबी की। और कहाँ कहाँ मिलती है मुझे बताना जरूर, तो मैं उस कंट्री में जाके ट्राई किया करूँगा, मज़ा आ जाता है यार खा के। और अब अगर जापान आए हैं तो एक सुशी तो बनती है। लो भाई खाना पीना अपना हो गया है। ओसाका, टोक्यो और जापान के बाकी कुछ शहरों में तो मैं गया नहीं, लेकिन दो बड़े जो शहर हैं टोक्यो और ओसाका, उनमें हम आ चुके हैं। और ये शहर सोने का नाम नहीं लेता, चलता ही रहता है और लाइटें जली रहती हैं, हमेशा दिन ही रहता है। मज़ा आएगा। आप ज़िंदगी में कभी भी ट्रैवल करते हो और आपको शौक़ है और आप जापान नहीं आए तो आपको आना चाहिए, बहुत कुछ देखने को अलग मिलेगा। पंक्चुअलिटी और साफ़ सफाई जिनमें से मेन रहेंगे। और ये देखो वेंडिंग मशीन से बियर भी मिलती है यहाँ पर, लेकिन इसमें एक हैक है, वो ये है यहाँ पर आईडी लगानी पड़ती है, उसके बाद बियर मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। आईडी यहाँ पर जो एज है वो है 20 साल से ऊपर, अंडर 20 को नहीं मिलेगी। अपने वहाँ पर 18 ईयर है, लेकिन जापान में 20 ईयर से ऊपर वाला अल्कोहल ले सकता है। तो वेंडिंग मशीन में खाली सॉफ्ट ड्रिंक्स ही नहीं मिलती, हार्ड ड्रिंक भी मिलती हैं। उसके अलावा सिगरेट्स, टबैको कहते हैं यहाँ पर लोग, उसके लिए भी आईडी रिक्वायर्ड है। आईडी लगानी पड़ेगी और फिर जाके कहीं मिलेगी सिगरेट भी। चलो तो भाई अपन अपना दिल्ली का आईडी लगा के देखते हैं इसमें क्या होता है। वो भाई आईडी अंदर चल वापिस, हाँ जा रहा आ रहा है, जापानी में बोल रही है, क्या बोल रही है? ओके कर दिया इन्होंने, कार्ड ग्रीन हो गया। सिक्के डाल के देख लेते हैं, 200 हो गई। वो हो गई भाई, तो भाई दिल्ली का चल गया है भैया अपना डीएल। और आपको दिल की बात बताऊं कि मैं ना कोई यूट्यूबर हूं नहीं, और मैं सिर्फ अपना ट्रैवल कर रहा होता हूं, और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आने लग गई इसलिए बना लेता हूं और डाल देता हूं। और लास्ट अभी घर पे बात कर रहा था मैं, तो मेरी वाइफ से मेरी बात हुई वीडियो कॉल पे, और उन्होंने वो कैप्सूल होटल देख लिया। कह रही ये कहाँ हो आप? मैंने कहा ये ऐसे ऐसे कैप्सूल होटल है वहाँ। कह रहे हे भगवान घर आ जाओ, ऐसी लाइफ छोड़ के कैसी लाइफ में पड़ गए बंजारों वाली में। और भाई जो पर्सनली मुझे जानते हैं वो मुझे जानते हैं कि कैसे मेरा रहन सहन है, और जो नहीं जानते ठीक है वो कुछ भी कहते हैं। कई बार कमेंट्स आते हैं, बुरे भी लगते हैं, और ये भी लगता है कि ठीक है यार जो मुझे नहीं जानता वो कुछ भी कह सकता, उसकी अपना है ना मन है उसका, जो भी कह दे।
बट जो मुझे जानते हैं वो मेरे पे हंसते होते हैं। इवन के मेरे जो ट्रैवलर साथी हैं, छोटा भाई है परमवीर, वो भी हंस रहा है। एक दिन हम डीआरसी कॉन्गो में थे और मैं वो जो एक वैन थी उसमें बैठने लगा और बड़ी स्मेल थी उसमें ना, डीआरसी कॉन्गो की वीडियोस आपने देखी होंगी, तो उसमें स्मेल थी और वो मुझे हंस रहा है, कह रहा भैया हम तो अपनी तो चलो कोई बात नहीं, आपको देख रहे होते हैं कि यार आपकी क्या लाइफस्टाइल है और आप ट्रैवलिंग में कैसे सहते हो ये चीज़ें। तो मैं भी हंसा, मैंने कहा ठीक है जो चल रहा है चल रहा है। तो भाई जो ठीक है जो चल रहा है चल रहा है। बाकी मैं अपनी ट्रैवल कर रहा होता हूँ यार और ये वीडियोस डाल देता हूँ तो मैं हंसी मजाक कभी कर रहा हूँ तो ये समझो कि यार ये बंदा घूम फिर रहा है यार, हॉलीडेज पे है। और ये हॉलीडेज तो आपने परमानेंट से कर दिया, मतलब अभी तो जाना आना पड़ जाता हॉलीडेज के लिए। तो प्लीज़ भाई बुरा मत मानना मेरी कभी भी किसी बात का, और ये सोचना कि यार बंदा हंसता खेलता रहता है। और आप में से बहुत से लोग मुझे प्यार भी करते हैं इसी बात से। चलो इमोशनल बातें बहुत हो गई, अब ये देख लो ये क्या हो रहा है। नाइस एडवर्टाइजमेंट ना। तो भाई सारा दिन घूम फिर के हम पहुंच गए हैं अपने होटल की तरफ, जो है दोतोनबुरी में। और दोतोनबुरी जो एरिया है वो बिल्कुल सेंटर है, और इतना सेंटर है कि सामने होटल वाली गली है और इधर देखो ये वही रोड है जहाँ से वो जो ग्लीको रनिंग मैन हमें दिख रहा था वो है, और दोतोनबुरी रिवर नीचे है। तो सामने ही एक बहुत फेमस स्पॉट है और इधर है हमारा होटल। तो आप कभी भी जापान आए, ओसाका आए, अपने बजट के हिसाब से होटल बुक करा सकते हैं। और अभी बजे हैं रात के 8:45 और यहाँ पर बीआईसी कैमरा स्टोर होते हैं जो कि बड़े स्टोर हैं, जहाँ हम अकियाबारा में भी गए थे और उन स्टोर्स पे अच्छी डील्स मिल जाती है। तो हम ले लेते हैं अपने लिए माइक चल के। और माइक जो है वो इंडिया और यहाँ पे रेट में, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंडिया और यहाँ के रेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर आप जीएसटी पेयर हैं तो मैं जीएसटी पेयर हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ के रेट से और इंडिया के रेट से। लेकिन फ़र्क ये पड़ता है कि सम टाइम इंडिया में वो मॉडल ही नहीं मिलते जो हमें चाहिए होते हैं, और यहाँ पर वो मॉडल मिल रहा है जो हमें चाहिए लेटेस्ट माइक का। ले लेते हैं चल के, मतलब देख लेते हैं, मिलेगा तो ले लेंगे। और उसके लिए हम आए हैं अपने होटल अपना पासपोर्ट कैरी करने, क्योंकि बिना पासपोर्ट के जो है वो टैक्स रिफंड की फैसिलिटी नहीं मिलती। और पासपोर्ट जो है वो फिजिकल चाहिए, डिजिटल पासपोर्ट नहीं चलेगा, मतलब फोटोकॉपी नहीं चलेगी, फ़ोन में जो है वो नहीं चलेगा। और अभी नवंबर 2026 तक जापान में ऐसा रूल है कि जो टैक्स रिफंड है वो हैंड टू हैंड मिल जाता है। मतलब कि मैं शॉप पे जाऊँगा, अपना पासपोर्ट दूँगा तो टैक्स रिफंड 10% हैंड टू हैंड ही मिल जाएगा अपने को। तो जो यहाँ चीज़ मिल रही है वो ले लेते हैं, नहीं तो दिल्ली जाके कोशिश तो है कि दिल्ली से लेता मैं, क्योंकि जीएसटी मिल जाता है फिर फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन बात वही है कि वहाँ अगर वो चीज़ नहीं मिली तो फिर रह जाएगी, तो यहीं से लेने की कोशिश करते हैं, देखिए। चलो भाई आईफोन 17 प्रो देखो धक्के खा रहा है यहाँ, कोई नहीं पूछ रहा आईफोन 17 प्रो वगैरह को, मतलब कि ऐसे ही मिल रहा। हम कई बारी और जगह से मंगाओ कहीं से तो ब्लैक दे दो, ये दे दो, ये ऐसे ही मिल रहा है। ये कौन सा मॉडल है? ये सस्ता वाला है, मतलब मेरे को नहीं पता यार आईफोन के बारे में ज़्यादा, हालांकि मेरे पास आईफोन है पर मैं उसे यूज़ नहीं करता हूँ, उसे कैमरा बना रखा है मैंने। और ये कौन है भाई? कुछ बोल रहा था, हाँ बोल भाई। राम राम। ये हम आए हैं भाई बिग कैमरा, बीआईसी कैमरा। इतने बड़े स्टोर्स हैं ना इनके भी, हर चीज बेचते होते हैं यार। ये क्या बेच रहे हैं बताओ? लो भाई माइक ले लिया हमने, DJI माइक 3। और मुझसे आप लोग पूछते हो कि भाई क्या यूज़ करते हो, तो अब लेटेस्ट जो हम माइक यूज़ करेंगे वो DJI माइक 3 होगा। और यहाँ पर मिला है 24,000 भारतीय रुपए का, और इंडिया में है ये 35,000 भारतीय रुपए का। और इंडिया में वारंटी गारंटी मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर वारंटी गारंटी जो है वो जापान की मिलेगी। तो अगर अपने पास वहाँ पर जीएसटी है तो 18% कम हो जाता है 35,000 में, तो भी 27-28,000 का पड़ता है, लेकिन यहाँ 23,000 का है। लेकिन गारंटी वारंटी सिर्फ जापान में मिलेगी इसकी। और टैक्स फ्री के लिए भाई आपको पासपोर्ट अपना फिजिकल चाहिए, फोटोकॉपी वगैरह नहीं चलेगी। मैंने बताया कोई भी फ़ोन वगैरह में नहीं चलेगा, डिजिटल नहीं चलेगा, फिजिकल चाहिए। कोई भी सभ्य नहीं है, मतलब जिसको सभ्य समझ लो वही सभ्यता दिखा देता है। लो भाई नेक्स्ट हम फिर से आ गए डिनर करने, और अब के खा रहे हैं हम बिरयानी। और ये बिरयानी हम खा रहे हैं फुलबारी रेस्टोरेंट दोतोनबुरी। लो भाई खाना खा लिया और बिल आया 1780 येन, राइट। और मेरे आने की सबसे बड़ी वजह पता क्या है? ये मोहब्बत, जो भारतीय तिरंगा आपने लगाया ना, आपका शुक्रिया है। लो भाई घूम लिए, फिर लिए, खा लिए, पी लिए, और अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।
और मार्वल्स की मूवी की तरह हमारी वीडियो में भी एंडिंग के बाद भी कुछ ना कुछ आता है। और मैं एक चीज़ जो बहुत दिनों से देख रहा हूँ वो है ये कि जापान में जो गलियां देखी मैंने बिल्कुल सीधी हैं। इधर देख लो, ये सीधी है, और इधर देखो, ये बिल्कुल टी पॉइंट दिखेगा आपको। तो सारी गलियां बिल्कुल सीधी दिखती हैं जापान में। टोक्यो में भी यही था और ओसाका में भी यही देखा।